नमस्कार दोस्तों, माई ई बुक्स 24/7 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन, जिसमें हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट था उससे शुरू किया था। और इसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, यानी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो प्रौद्योगिकी, जिसमें हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद में एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायो टेक्नोलॉजी। सेम चीज़ करेंगे हम इसमें, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और अंत में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्री में इसका जो वेटेज रहता है वो रहता है 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस का। तो इसको हम पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। फिर इसके बाद में इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, लेकिन हमारे लिए 3 उपयोगी ब्रांच हैं। पहली है हरित जैव प्रौद्योगिकी यानी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेड बायोटेक्नोलॉजी यानी कि लाल जैव प्रौद्योगिकी, जो कि हेल्थ सेक्टर में काम आती है। उसके बाद में जो तीसरी ब्रांच है वो पढ़ेंगे हम वाइट बायो टेक्नोलॉजी यानी कि सफ़ेद जैव प्रौद्योगिकी, जो कि इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्रों में काम आती है। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 ब्रांचें रहेगी जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन तीनों ब्रांचों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको हम एक एक करके डिटेल में और शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। देखो, बायोटेक्नोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायो, दूसरा है टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन यानी कि लाइफ, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी। जीवन किसी का भी हो सकता है, वो मनुष्य का भी हो सकता है, पेड़ पौधों का भी हो सकता है, या किसी जानवर का भी हो सकता है। तो शारीरिक तौर पे किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो उस समस्या को समाधान करने का काम इसी तकनीक का है, यानी बायो टेक्नोलॉजी का है। कहने का मतलब है कि ऐसी तकनीक जिसमें जीवों, कोशिकाओं या जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या सेवाएं विकसित की जाती हैं। जैसे कि एक जीवाणु आता है ई कोलाई, इस ई कोलाई का उपयोग करके मनुष्य के लिए मास स्तर पर इंसुलिन, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट को दी जाती है, का उत्पादन किया जाता है इसी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैंने जैसे आपको बताया कि बायो का मतलब जीवन होता है और टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक होता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, या पादप हो गए, पशुओं की कोशिकाओं का प्रयोग करके दवाइयाँ बनाना, फसलें बनाना, एंजाइम, टीके आदि बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के पर्पज़ क्या हैं, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो जीवन को सरल बनाना, सुरक्षित बनाना और स्वास्थ्यपूर्ण बनाना। इसके अलावा है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बेहतर बनाना। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र यानी फील्ड्स की बात करें तो कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि मेडिकल सेक्टर में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उद्योग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल सेक्टर में। चिकित्सा की बात करें तो इसमें टीके बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, एंटीबॉडी बनाई जाती है, इंसुलिन बनाई जाती है, जीन थेरेपी इसका उपयोग है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी केवल हम इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। कृषि की बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलें जिनको हम बोलते हैं वो बनाई जाती है। पेस्ट रेजिस्टेंट पौधे बनाए जाते हैं, जिनमें कि किसी भी प्रकार का हम यदि कीटनाशक छिड़कते हैं तो उन पौधों पे असर ना हो के केवल खरपतवार पे या जो भी बैक्टीरिया है उन पे हो। इसके अलावा जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया जाता है। उद्योगों की बात करें तो इनमें एंजाइम, जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल, कागज़ और वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात करें तो जैव उपचार, बायो रेमेडिएशन, यानी जैसे कि सपोज कि कोई समुद्र है, वहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया, तो हमारी एक संस्था है टेरी, उस टेरी ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है ऑयल जेपर। ये ऑयल जेपर क्या करता है, इस फैले हुए जो ऑयल है उसको खा जाता है, जिससे कि जो सनलाइट है वो नीचे पहुंच पाती है और जो समुद्र के अंदर जो जीव है वो सुरक्षित रह पाते हैं। इसके अलावा है कचरा प्रबंधन भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे बीटी कपास है यानी बीटी कॉटन तैयार किया गया है
ऐसा पौधा जो कीटों से खुद की रक्षा करता है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। इंसुलिन का उत्पादन बैक्टीरिया के माध्यम से इंसुलिन बनाना, जो कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोगियों को दिया जाता है। कोविड-19 वैक्सीन जैसे कि आरएनए आधारित वैक्सीन है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई गई है। बायोटेक्नोलॉजी के फ़ायदे यानी एडवांटेज की बात करें तो इससे रोगों का इलाज आसान हो गया है, अधिक उपज देने वाली फसलें तैयार की जा रही है, पर्यावरण का संरक्षण किया जा रहा है, नई औषधियों की खोज भी इसके द्वारा की जा रही है। चैलेंजेस की बात करें तो जैसे नैतिक प्रश्न है, एथिकल इश्यूज़ हैं, यानी किसी प्रकार का कोई हेर फेर ना किया जा सके, कोई क्लोन तैयार ना किया जा सके किसी मनुष्य का। इसके अलावा इसका फ़ायदा सभी को मिले, गरीब हो चाहे अमीर हो। इसके अलावा जैव विविधता यानी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है उसको कोई खतरा उत्पन्न ना हो। जैसे कि बीटी ब्रिंजल एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन तैयार किया गया है। बैंगन तैयार तो कर दिया गया और GEAC जो कि क्या करती है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, ये क्या करती है, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं उनको क्या करती है, अप्रूव देती है। लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? कि ये बायोडाइवर्सिटी पर खतरा डाल सकती है। फिर GM फसलों का विरोध, जैसे मैंने अभी बताया कि बीटी ब्रिंजल का विरोध किया जा रहा है, तो इनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब अंत में हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रकार से उद्देश्य क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान का एक चमत्कारी क्षेत्र है जो चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण सहित जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, लेकिन इसके सुरक्षित और नैतिक प्रयोगों की ज़रूरत है। तो अभी हमने ये इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम इसके 3 क्षेत्र जो कौन कौन से हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स की, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखो, रंगों के आधार पर यानी कलर्स के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहले बात करें कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी यानी हरित जैव प्रौद्योगिकी, ये कृषि के क्षेत्र में उपयोग की जाती है। जैसे कि GM फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बनाई जाती है, पेस्ट रेजिस्टेंट पौधे बनाए जाते हैं, जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसके बाद में है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू से पता चल रहा है कि ये समुद्र से रिलेटेड है, समुद्र जीवन यानी कि मैराइन पर आधारित है, जैसे समुद्री जीवों से दवाइयाँ बनाना और बायो प्रोडक्ट्स बनाना। उसके बाद में है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड का मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी, जैसे वैक्सीन बनाना, जीन थेरेपी करना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाना, इंसुलिन बनाना, ये सब काम होते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी में। वाइट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको उपयोग किया जाता है उद्योगों के क्षेत्र में यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जैसे कि एंजाइम उत्पादन में, बायोप्लास्टिक बनाने में, जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल बनाने में, फैक्ट्री आधारित जैविक प्रक्रिया में। इसके बाद में है पर्पल बायोटेक्नोलॉजी। कानूनी और बौद्धिक संपदा जैसे कि एथिक्स हो गया, कोई पेटेंट हो गए, बायोसेफ्टी हो गया, इनसे जुड़ी जो तकनीक है उसको पर्पल बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं वो 3 प्रकार की हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी यानी हरित जैव प्रौद्योगिकी, दूसरी है रेड बायोटेक्नोलॉजी और तीसरी है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो हम तीनों को कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में, इन तीनों बायोटेक्नोलॉजी को हम डिटेल से समझेंगे और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सबको भी हम शानदार तरीके से समझने वाले। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं कि अब तक इनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जैसे कि एक बीटी कॉटन बनाया गया। बीटी कॉटन यानी बीटी कपास एक क्रॉप है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है और मॉडिफाइड करके इसको कीटों से सुरक्षा प्रदान की गई है। रेड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कोविड वैक्सीन का निर्माण किया गया है। वाइट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इथेनॉल बायोफ्यूल बनाया गया। आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग शुरू किया है, वो वाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एक जीव आता है सी स्पॉन्ज। ये कोई पौधा नहीं है, ये एक जीव है जिससे दवाई बनाई जाती है। और ये जो सी स्पॉन्ज है वो आपको समुद्र के जो बेड हैं, तली हैं, वहाँ पर मिलता है। ये स्थिर अवस्था में रहता है, हमेशा स्पॉन्ज की तरह रहता है। इसमें ना तो मस्तिष्क रहता है ना ही इसमें ब्लड रहता है और इसका उपयोग किया जाता है दवाइयाँ बनाने में। पर्पल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जुड़े कानून आते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी होती है।
लेकिन हमने जो पढ़नी है वो 3 टेक्नोलॉजी हैं, एक है ग्रीन, दूसरी है रेड, तीसरी है वाइट। तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी यानी हरित जैव प्रौद्योगिकी। तो जो हरित जैव प्रौद्योगिकी है वह ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि कृषि उत्पादन, जैविक खेती, पर्यावरण सुरक्षा एवं सतत विकास में योगदान देती है। और इसके द्वारा जीएम फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें तैयार की जाती है, जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स यानी जैव कीटनाशक, बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन तैयार किया जाता है। पर्पज की बात करें तो जैसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित करके फसलें बनाई जाती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उद्देश्य हैं, इको फ्रेंडली फार्मिंग करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। अन्य टेक्नोलॉजी से इसकी अगर तुलना करें तो जैसे ग्रीन है तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह कृषि और पर्यावरण है। उद्देश्य की बात करें तो सतत खेती और जीएम फसलें बनाना, जैसे कि बीटी कॉटन बनाई गई है, इसके अलावा गोल्डन राइस बनाया गया। लाल की बात करें तो इसका उपयोग होता है स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे कि टीके बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, इंसुलिन बनाई गई है, mRNA वैक्सीन बनाई गई है। सफ़ेद की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में काम में आती है, जैसे एंजाइम्स और बायोफ्यूल बनाने में, जैसे कि बायो एथेनॉल बनाया गया है, इसके अलावा बायो प्लास्टिक्स बनाई गई है। नीली की बात करें तो समुद्र जैव विज्ञान में काम आती है, समुद्री उत्पादों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि एल्गल बायोफ्यूल। ये 3rd जनरेशन का बायोफ्यूल है जिसके द्वारा फ्यूल बनाया जा रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, कुछ प्रमुख टेक्निक्स की बात कर लेते हैं, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जीन में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, जीन में कुछ इंजीनियरिंग की जा रही है, जैसे कि फसलों के डीएनए में परिवर्तन द्वारा नए गुण विकसित करना। जैसे अभी हमने बात की थी बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन को किस तरह तैयार किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, यानी इसमें जीन को क्या किया जाता है, 3 तरीके से किया जाता है, या तो कोई रिमूव कर दिया जाता है, या ऐड कर दिया जाता है, या कोई दोषपूर्ण है तो उसको बदल दिया जाता है। इसके बाद में है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है प्रयोगशाला के अंतर्गत किसी पोषक मीडियम में पौध तैयार करना, उच्च गुणवत्ता वाली पौध तैयार करना। फिर है बायो फर्टिलाइजर इनोकुलकेशन, यानी कि बायो फर्टिलाइजेशन आरोपण, जैव उर्वरकों को मिट्टी में मिलाना जिससे कि जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़ सके और प्रोडक्शन भी ज़्यादा प्राप्त हो सके। फिर है क्रिस्पर Cas9, ये एक आणविक कैंची है, आणविक कैंची है जिसके द्वारा जीन संपादन यानी कि जीन एडिटिंग करके क्या किया जाता है, नवीनतम कोई भी फसल तैयार की जा सकती है या कोई उत्पाद तैयार किया जा सकता है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिनको हम आगे डिटेल में भी समझने वाले। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे बीटी कॉटन है, तो इस बीटी कॉटन को, जो नॉर्मल कॉटन था तो उसको एक बोलवर्म आता है पिंक, ये क्या करता था, इसको डैमेज करता था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसमें एक जीन इंसर्ट कराया, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया इसको, जिससे कि ये जो बोलवर्म है जब इस फसल को खाता है तो ये खुद ही मर जाता है। इसके अलावा एक गोल्डन राइस, विटामिन ए की पूर्ति के लिए गोल्डन राइस, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड। यहाँ पे आप देखो, एक आता है सफ़ेद चावल और एक आता है सुनहरा यानी गोल्डन चावल। अब जो ये सफ़ेद चावल है इसमें विटामिन ए की कमी है, और आप सभी को पता होगा कि विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि हिंदी में बोले तो रतौंधी। इसमें होता क्या है, तो इसमें रात के समय कम दिखाई देता है, रात के समय कम दिखाई देना कौन सा रोग होता है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके क्या किया, इसके अंतर्गत जीन रिप्लेस कर दिया जिससे कि ये नेचुरल तरीके से विटामिन ए बना सकता है। इसके बाद में जैविक कृषि में योगदान की बात करें हरित जैव प्रौद्योगिकी का, तो देखो जैविक कीटनाशक में इसका उपयोग किया जा सकता है, जैव उर्वरक में किया जा सकता है, रोग प्रतिरोधक पौधों का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अब जैसे हमारे देश में एक स्टेट है सिक्किम, ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट है जिसने पूर्णतः 100% जैविक खेती करना शुरू कर दिया है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, पारिस्थितिकी महत्व, तो प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है इसके द्वारा, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से मुकाबला किया जा सकता है। एक फंजाई आती है जिसका नाम है माइकोररिजा। ये पौधों को पानी और खनिज उपलब्ध कराती है जिससे कि सूखा सहन क्षमता बढ़ती है।
यानी कि इस फंजाई की सहायता से क्या किया जाता है, क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स तैयार की जाती है। इसके बाद में लाभ की बात करें, एडवांटेज की बात करें ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की, तो देखो किसानों को क्या लाभ हो सकता है, तो लागत में कमी आ सकती है, अधिक उपज उनको मिल सकता है। उपभोक्ता कंज्यूमर की बात करें तो उनको स्वास्थ्यवर्धक और जैविक उत्पाद मिल सकते हैं। पर्यावरण की बात करें तो प्रदूषण कम हो सकता है, कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकती है। तो किसानों को, उपभोक्ता को, पर्यावरण को किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का लाभ मिल सकता है, ये हमने देखा। इसके बाद में चैलेंजेस की बात करें कि कुछ चुनौती भी, हर चीज़ के चैलेंजेस जरूर होते ही होते हैं, जैसे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव हो सकता है। यदि अनकंट्रोल्ड जीएम क्रॉप्स बनाई गई तो ये बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इनमें नेचुरल तरीके से क्या होता है, जो जैसे मधुमक्खी वगैरह है परागकण लेके जा सकती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई डाइवर्सिटी में कुछ गड़बड़ हो जाए। नैतिक विवाद, जैसे जीएम फसलों की स्वीकृति पर विवाद, जैसे बीटी ब्रिंजल है, बीटी ब्रिंजल को जो GEAC जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो अप्रूव करती है जीएम फसलों को, उसने स्वीकृति तो दे दी, लेकिन प्रोटेस्ट के कारण कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया। और जो प्रोटेस्ट था उसका रीज़न यही था कि कहीं ये डाइवर्सिटी को ख़त्म ना कर दे। इसके अलावा अनियंत्रित पेटेंटिंग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व ना हो जाए, कम जन जागरूकता भी, लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है, किसानों में तकनीकी ज्ञान की कमी है तो वो इसको एडॉप्ट करने में भी हिचकिचाएंगे। भारत में नीतिगत स्थिति की बात करें तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कमेटी है GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये क्या करती है, जो भी जीएम फसलें बनाई जाती है उनको अनुमति देने का काम करती है। एक है NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करती है। एक राष्ट्रीय जीन बैंक है यानी नेशनल सीड बैंक, ये इसी के अंतर्गत आता है, यानी इसी की देखरेख में चलता है। फिर है बायोटेक किसान, ये किसानों में बायोटेक्नोलॉजी के प्रसार के लिए एक स्कीम चलाई गई है। फिर है ICR, ये एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देती है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो देखो, हरित जो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल स्मार्ट फार्मिंग में किया जा सकता है, क्योंकि जो भूमि है वो लिमिटेड रहेगी, पानी की कमी लगातार कम होती जा रही है। तो इस प्रकार की फसलें बनाना जो कि सूखा रोधी हो और जल उनको कम चाहिए हो, तो इस प्रकार की स्मार्ट फार्मिंग की जा सकती है। कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर की जा सकती है, जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाई जा सकती है, यानी कि जो भी ट्रेडिशनल प्लास्टिक है उसको रिप्लेस करके, जैसे मक्के से बनाई जाती है, गन्ने से बनाई जा सकती है, इन सब से ये बायो प्लास्टिक्स बनाई जा सकती है, जो 2-3 महीने में बायोडिग्रेड हो जाए और पोल्यूशन की समस्या से निजात मिले। इसके अलावा क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स बनाई जा सकती है, स्पेशली जैसे राजस्थान है, राजस्थान जैसे स्टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि इसका मैक्सिमम एरिया तो क्या है, ये वाला एरिया है, ये तो काफ़ी सूखा है, तो क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स बनाई जा सकती है। तो ये इसकी फ्यूचर संभावनाएं हैं। तो अब हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक्स को चर्चा करने वाले हैं डिटेल। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम फसलों में जैविक सुधार यानी कि क्रॉप इंप्रूवमेंट यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो हम तुलना करेंगे जो परंपरागत तकनीकी है यानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करें गति की, तो देखो ये धीमी है, जो परंपरागत विधि है वो काफ़ी धीमी है, कई वर्षों तक चलती है, जबकि बायोटेक्नोलॉजी है वो तेज़ है, यानी कुछ ही महीनों में संभव हो जाता है फसलों में सुधार। सटीकता की बात करें तो अनियमित परिणाम देखने को मिलते हैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में। और बायोटेक्नोलॉजी बात करें तो ये लक्षित यानी टारगेटेड बदलाव किए जा सकते हैं, इसमें किसी पर्टिकुलर जीन में परिवर्तन किया जा सकता है। आनुवंशिक विविधता पर प्रभाव की बात करें तो जो ट्रेडिशनल विधि है उसमें क्रॉस ब्रीडिंग से विविधता घट सकती है, यानी कि ज़्यादातर जो परंपरागत टेक्नोलॉजी है वो हाइब्रिड पर निर्भर करती है, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग पर निर्भर करती है, और इससे जो डाइवर्सिटी है वो घट सकती है। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है वह वांछनीय जीन को सीधा जोड़ देता है, जिससे कि ये विविधता घटने के बजाय बढ़ जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि संकरण, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, चयन जैसे सिलेक्शन के माध्यम से फसलों में सुधार किया जाता है। वहीं अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें ट्रांसजेनिक तकनीक, जीन स्थानांतरण जैसी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। सीमा की बात करें तो केवल एक ही प्रजाति के बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है, जैसे कि
गेहूं की 2 प्रजातियों को लेकर एक नया हाइब्रिड गेहूं बनाया जा सकता है। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें विभिन्न प्रजातियों के बीच भी जीन ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल जो विधि है या ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा मेथड है। निष्कर्ष, जैव प्रौद्योगिकी की विधियाँ अधिक सटीक, तेजी से परिणाम देने वाली और अंतर प्रजातीय सुधार की क्षमता रखती हैं। अब जैसे बात करें ट्रांसजेनिक फसलों की संकल्पना, इन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होती है, तो ट्रांसजेनिक फसलें वे फसलें होती है जिनमें किसी अन्य जीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या कोई अन्य पौधा हो गया से प्राप्त जीन कृत्रिम रूप से प्रविष्ट किया गया हो। ये फसलें विशेष गुणों जैसे कि कीट प्रतिरोध, सूखा सहनशीलता से युक्त होती है। मुख्य गुणों की बात करें तो ये कीट या रोग प्रतिरोध हो सकती है, उच्च पोषण स्तर इनका हो सकता है, सूखा अथवा खराब मिट्टी में भी उपज हो सकती है। इसके अलावा हर्बिसाइड सहनशीलता यानी कि जो खरपतवार है उसको सहन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में क्या किया गया है, जीन एडिटिंग की गई है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, बैक्टीरियल जीन से कीट प्रतिरोधी बनाया गया है इसको, यानी इस प्रकार का जीन डाला गया है जो कि इसमें बीटी कॉटन में मैंने आपको पहले बताया था एक वोम नाम का एक कीट जो है इसको नुकसान पहुंचाता था, तो जीन इसमें अतिरिक्त जीन डाला गया है जो कि इसको क्या कर देता है, इस कीट को मार देता है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। फिर है गोल्डन राइस, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसमें भी जीन प्रवेश करवा के इसको विटामिन ए युक्त वाला चावल बनाया गया। इसके अलावा ये एक टमाटर है फ्लेवर सेवर टमाटर, ये यूएसए के अंदर, यहाँ इंडिया के अंतर्गत तो नहीं बनाया गया लेकिन यूएसए में इसमें बनाया गया है। और इसमें क्या किया गया है, जो जीन है, जीन को साइलेंस किया गया है, जीन साइलेंस किया गया है। आप देखो इधर जो है ऑर्डिनरी टमाटर है और इधर जीन साइलेंस्ड, यानी जीन को क्या किया गया है, जैसे कि इसमें एक रिपेनिंग एंजाइम होता है जो कि पकने की प्रक्रिया में सहायक होता है। तो जो रिपेनिंग एंजाइम है जिस जीन के द्वारा डेवलप होता है उस जीन को क्या किया गया है, साइलेंस कर दिया गया है। तो देखो आप 10 डेज में जो ऑर्डिनरी टमाटर था वो कुछ इस प्रकार रहता है और जो फ्लेवर सेवर टमाटर है वो इस प्रकार का। 20वें दिन ये लगभग ये काफ़ी बिल्कुल सूख जाता है ऑर्डिनरी, जबकि अभी भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है जीन साइलेंस वाले में यानी फ्लेवर सेवर। 45वें दिन ये पूरी तरह से सड़ जाता है, लेकिन अभी भी जो फ्लेवर सेवर वाला जो टमाटर है वो वैसा का वैसा रहता है। तो ये इस प्रकार से जो पकने की प्रक्रिया है उसको धीमा कर दिया गया है ताकि जो इसकी सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके। अगला टॉपिक है जीन संवर्धन यानी कि जीन ऑगमेंटेशन। जीन ऑगमेंटेशन में क्या किया जाता है, तो जीन संवर्धन का तात्पर्य किसी पौधे में वांछित जीन की अतिरिक्त प्रति जोड़ना, यानी कि कोई अन्य एक कॉपी जोड़ना, अन्य जीन की कोई कॉपी जोड़ना जिससे उस विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति अधिक हो जाए। प्रक्रिया की बात करें तो इसमें लक्ष्य लक्षण की पहचान की जाती है, मतलब किस प्रकार से जीन संवर्धन किया जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है कि सबसे पहले तो लक्षण की पहचान की जाती है, कोई जो भी टारगेट है, फिर संबंधित जीन की क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी। उस जीन को पौधे के जीनोम में सम्मिलित किया जाता है। जीनोम का मतलब तो जीन का एक पूरा पैकेज, उसको बोलते हैं जीनोम। पौधे की वृद्धि और परीक्षण किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एक सूखा प्रतिरोध के लिए एक जीन आता है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेटेड रेस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग। ये एक जीन है, अगर ये जीन डाल दिया जाता है तो वो जो पौधा है ना, पौधा या पेड़, वो सूखा प्रतिरोधी रहता है, यानी सूखे में भी क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है। अब ये जो जीन डाले जाते हैं, ये जीन डालने की कुछ विधियां हैं। जीन स्थानांतरण तकनीक, जीन ट्रांसफर टेक्निक्स, इसमें हम मेनली 2 विधियां पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम एग्रोबैक्टीरियम विधि और दूसरी है जीन गन मेथड। सबसे पहले देखो 2 प्रकार की फसलें होती है, एक होती है मोनोकोट और एक होती है डाईकोट। मोनोकोट और डाईकोट। मोनोकोट का मतलब होता है एक बीजपत्री और डाईकोट का मतलब होता है द्विबीजपत्री। इनमें डिफरेंस ये है कि इनकी जो कोशिका रहती है ना वो रहती है सॉफ्ट और इनकी जो कोशिका रहती है वो रहती है हार्ड। इट मीन्स जो मैंने 2 मेथड बताए आपको, एग्रीबैक्टीरियम विधि और एक जीन गन मेथड, तो जो मोनोकोट होती है इसकी जो कोशिका है वो हार्ड होने के कारण इसमें एग्रोबैक्टीरियम विधि काम नहीं करती, तो इसमें जीन गन मेथड अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जीन गन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये सॉफ्ट होने के कारण इसमें एग्रोबैक्टीरियम विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये सस्ती रहती है, ये थोड़ी महंगी रहती है, ठीक है।
तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम विधि। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन्स एक प्राकृतिक बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन्स। ये बैक्टीरिया करता है जो पौधे में अपना डीएनए टीआई प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होता है, तो देख प्लाज्मिड जैसे एक कोई भी जीव है और ये कोई दूसरा जीव है या कोई पेड़ पौधा है, तो ये इसमें अगर जीन ट्रांसफ़र करना है ना तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए, मीडियम या फिर जिसको बोलते हैं वेक्टर चाहिए, वाहक चाहिए। तो ये टीआई प्लाज्मिड है ना, ये वाहक का काम करता है। तो पौधे में अपना डीएनए स्थानांतरित कर सकता है कौन, ये बैक्टीरिया। वैज्ञानिक इस क्षमता का उपयोग वांछित जीन ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसकी मेथड देख लेते हैं एक बार। टीआई प्लाज्मिड जो कि एक वेक्टर है में वांछित जीन डाला जाता है। अब इस वेक्टर के अंदर क्या कर दिया, जीन डाल दिया गया। फिर इसके बाद में इसे एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर, जो कि बैक्टीरिया है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैक्टीरिया को पौधे की कोशिकाओं के संपर्क में लाया जाता है जिससे कि वह डीएनए पौधे के जीनोम में समाहित हो जाता है। यानी वो बैक्टीरिया उस कोशिका में जाकर उस डीएनए को उसमें क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है, जो कि उस पौधे के जीनोम में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। अगर एग्रोबैक्टीरियम विधि की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये डाइकोट पौधों के लिए, और डाइकोट फसलें कौन कौन सी होती है, टमाटर सोयाबीन के लिए प्रभावी है। वहीं अगर मोनोकोट की बात करें तो जैसे गेहूं है, चावल है, गन्ना है, ये सब क्या है, मोनोकोट है, यानी एक बीजपत्री है। डाइकोट यानी द्विबीजपत्री है, जैसे कि टमाटर हो गया, सोयाबीन। जीन ट्रांसफर की सटीकता अच्छी रहती है। दूसरी विधि जैसे मैंने बताई आपको, जीन गन मेथड। यह विधि ऐसे पौधों में प्रयोग होती है जो एग्रोबैक्टीरियम से संक्रमित नहीं हो सकते, विशेषतः मोनोकोट्स, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया। इसमें डीएनए को सोने या टंगस्टन कणों पर चढ़ाकर कोशिका में गोली की तरह दागा जाता है, सोने या टंगस्टन, इसीलिए ये थोड़ी महंगी टेक्निक है। कैसे किया जाता है, तो वांछित जीन सोने के टंगस्टन कणों पर चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद में जीन गन द्वारा पौधे की कोशिकाओं पर दागा जाता है। डीएनए को कोशिका के जीनोम में समाहित होने दिया जाता है। उसके बाद में चयन प्रक्रिया द्वारा सफल ट्रांसफॉर्मेट चुना जाता है, यानी कि जिस भी बीज के अंदर या जिस भी कोशिका के अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है उसको चुन लिया जाता है। फिर उसको लैब के अंदर ग्रो किया जाता है और उसमें परीक्षण किया जाता है। जैसे मोनोकोट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे धान हो गई, मकई हो गई, गेहूँ हो गया। प्रयोगशाला स्तर पर सुस्पष्ट तकनीक है जो कि प्रयोगशाला में इसको अपनाया जाता है। उसके बाद में अगली टेक्निक है क्रिस्पर-Cas9 तकनीक। क्रिस्पर-Cas9 क्या है, ये एक आणविक कैंची है, यानी कि सपोज कि हमारे जो डीएनए है, ये डीएनए बहुत सारे जीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस जीन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो कैंची है, इस कैंची इसको काट के नया जीन रिप्लेस कर सकती है। यानी कि किसी भी आनुवंशिक रोग में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो क्रिस्पर-Cas9 एक अत्याधुनिक जीन संपादन यानी जीन एडिटिंग तकनीक है जो पौधों में बिना बाहरी डीएनए जीन में सुधार करने में सक्षम है। विशेषता की बात करें तो किसी भी जीन को ये काट कर बदला जा सकता है या निष्क्रिय किया जा सकता है। अत्यंत सटीक और तेज प्रक्रिया है। जैविक फसलें तैयार करने का अधिक स्वदेशी तरीका है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे चावल में रोग प्रतिरोध बढ़ाने तो क्रिस्पर द्वारा जीन में सुधार किया गया। अगला है आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक। आरएनए आई का मतलब होता है इंटरफेरेंस। तकनीक में आरएनए अणुओं का उपयोग करके किसी जीन की अभिव्यक्ति को रोका जाता है, यानी यदि कोई हानिकारक जीन काम कर रहा है तो RNAi द्वारा इसे साइलेंस कर दिया जाता है। जैसे अभी हमने देखा था जो फ्लेवर सेवर टमाटर था, इस टमाटर में क्या किया गया, जीन को साइलेंस किया गया, जो रिपेनिंग एंजाइम जनरेट करता है, यानी कि जो पकने की प्रक्रिया है उसको धीमा कर दिया गया इसके द्वारा। कैसे किया जाता है, तो देखो डबल स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण किया जाता है। आप सभी को पता होगा, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है और आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। अब ये सिंगल हेलिक्स है तो सबसे पहले इसको डबल स्ट्रैंड में चेंज किया जाता है, डबल स्ट्रैंड वाला आरएनए बनाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, टारगेट एमआरएनए से जुड़ता है, यानी कि ये जो डबल स्ट्रैंड वाला आरएनए है एमआरएनए, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या होता है कि डीएनए से कोई भी सूचना या कोई भी कोड किसी जीन तक पहुंचाने का काम किसका है, एमआरएनए का। ये क्यों करता है ऐसा, ताकि ये जीन क्या कर सके, प्रोटीन बना सके, ठीक है। तो ये एमआरएनए से जुड़ जाता है, फिर एमआरएनए का विघटन होता है, वह प्रोटीन नहीं बनता। अब एमआरएनए का अगर विघटन हो गया, विघटन का मतलब है कि एमआरएनए
डीएनए से कोड ले जाके किसी जीन को देने वाला था, ये एमआरएनए, लेकिन इसका विघटन हो गया, यानी कि अब ये सूचना इस जीन को नहीं दे पाएगा। अगर इस जीन को नहीं दे पाएगा तो ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो क्या हो जाएगा, वह जीन निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टेक्निक अपनाई जाती है। जैसे बीटी ब्रिंजल है, बीटी ब्रिंजल में RNAi तकनीक से कीट प्रतिरोध बनाया जाता है। सपोज कि कोई जीन है, ये कोई हानिकारक क्या कर सकता है, कोई मतलब कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, साइलेंस कर दिया जाता है। पपीता में वायरस रेजिस्टेंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने ये फसलों में सुधार देखा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम GM फसलों की, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। इंपॉर्टेंट फसलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टेक्नोलॉजी है वो अपनाई जाती है और किस प्रकार फसलों में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो है बीटी कपास। और मैं आपको बता दूं कि जो बीटी कपास है वो भारत में क्या है, लीगल है, यानी भारत में इसको अप्रूवल दे दिया गया, और अप्रूवल दिया गया था 2003 में। ठीक है। बीटी कपास की बात करें तो बीटी कपास होता क्या है, तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक फसल है, यानी कि इसके जीन में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। ट्रांसजेनिक फसल है जिसमें बेसिलस थ्यूरोजेंसिस, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से प्राप्त क्राई जीन को इसमें डाला गया है, किसमें, बीटी कपास में। ये जो जीन है, कौन सा, क्राई जीन, ये क्राई जीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राइटोक्सिन। अब ये क्राइटोक्सिन क्या करता है, इसको एक जो कीट था जो डैमेज करता था, बोलवर्म, जो कि सामान्य कॉटन को क्या करता था, डैमेज करता था या खा जाता था, तो ये जो क्राइटोक्सिन है ये इस बोलवर्म के आंत में क्या करता है, छेद कर देता है, और छेद करने से ये कीट क्या कर जाता है, मर जाता है। तो इस प्रकार से बीटी कॉटन के इस बोलवर्म से क्या किया गया, बचाव किया गया जेनेटिकली मॉडिफाई करके। और ये किस प्रकार से है, तो प्रक्रिया की बात करें तो जैसे क्राई जीन की पहचान की गई, किससे, बीटी थ्यूरोजेंसिस नामक बैक्टीरिया से, और उससे जीन ये लिया गया। फिर जीन की क्लोनिंग की गई, यानी इसकी कॉपीज़ बनाई गई। फिर उस जीन को प्लाज्मिड मतलब वेक्टर, वाहक, जो कि उस फसल के अंदर उस जीन को पहुंचाएगा, उस प्लाज्मिड में डाला गया। फिर एग्रोबैक्टीरियम या जीन गन से पौधों में स्थानांतरित किया गया। ये दो मेथड अपने देख लिया है कि किस प्रकार से हम जीन को स्थानांतरित करते हैं, तो इनके द्वारा स्थानांतरित किया गया। नवीन पौधे तैयार होते हैं जिनमें क्राई प्रोटीन बनता है, क्योंकि क्राई जीन इसमें डाल दिया गया। कीट पौधे को खाने पर मर जाते हैं, यानी उत्पादन सुरक्षित होता है। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, इसके लाभ क्या हैं, तो कीटनाशकों की ज़रूरत में भारी कमी हो गई, यानी कि जो कीट थे उनको मारने के लिए किसी भी प्रकार के कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ी। उपज भी अधिक हो गई और कपास की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसी के साथ पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा था कीटनाशकों के कारण, उसमें भी कमी आई। सीमा की बात करें तो कुछ कीटों में प्रतिरोधकता विकसित होना, यानी कि कीट अगर म्यूटेट हो जाती है तो क्या इस पे भी काम करेगा, इसका अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जैव विविधता पर संभावित प्रभाव, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हमने ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल तैयार की गई है तो ये किसी अन्य फसल को प्रभावित ना कर दे। बीजों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण ना हो जाए, ये भी हो सकता है। तो यह हमारी पहली फसल थी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसका नाम था बीटी कपास, यानी बीटी कॉटन। दूसरी फसल है बीटी बैंगन। भारत की बात करें तो भारत में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं इनको कौन अप्रूवल देता है, तो वो है एक कमेटी जिसका नाम है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये अप्रूव देती है। अब जो बीटी बैंगन है इसको भी GEAC ने तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, और इस प्रोटेस्ट के कारण कोर्ट को इसको क्या कर दिया, अभी के लिए रोक दिया गया, यानी कि इसका कल्टीवेशन रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट में लोगों ने बताया कि इसकी जो बीटी ब्रिंजल है इसका इम्पैक्ट किसी अन्य फसल पर पड़ सकता है, यानी कि डाइवर्सिटी पर पड़ सकता है। तो अभी हमारे पास लार्ज टेस्टिंग डेटा नहीं है, तो तब तक अभी ये व्यावसायिक रूप से इसको नहीं उगाया जा रहा। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये बैंगन की फसल है, बीटी बैंगन। इसमें क्या किया गया है, क्राई 1AC नाम का एक जीन डाला गया है। ये क्या करता है, ये फ्रूट एंड शूट बोरर नामक कीट को रोकने में सक्षम रहता है, यानी कि जो बीटी बैंगन है इसको डैमेज करता था ये कीट, कौन सा, फ्रूट एंड शूट बोरर।
तो क्या किया गया, एक क्राई1 AC जीन डाला गया। अब ये क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। प्रोसेस की बात करें तो बैक्टीरिया से क्राई1 AC जीन लिया गया और इसे प्लाज्मिडियम वेक्टर में डाला गया, फिर उसके बाद में इसका क्लोन किया गया, बैंगन की कोशिकाओं में स्थानांतरित किया गया। पौधे उस प्रोटीन का उत्पादन करने लगते हैं जिससे कीट मर जाता है। पौधों को चयनित कर खेत में उगाया जाता है। पहले लैब के अंदर सारी टेस्टिंग होती है, उसके बाद में ही इसका कल्टीवेशन किया जाता है। स्थिति और विवाद कर तो वैज्ञानिक परीक्षण सफल रहे, परंतु जैव विविधता, स्वदेशी किस्मों पर खतरा, पर्यावरणीय चिंताओं के चलते भारत में से वाणिज्यिक अनुमति अभी तक नहीं मिली। यानी इसको अभी क्या किया गया है, स्थगन कर दिया गया है व्यावसायिक रूप से कल्टीवेशन करने के लिए। अगली फसल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की भी अभी भारत में अनुमति नहीं मिली है। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसकी खेती होती है, यानी इसका कल्टीवेशन होता है। तो क्या होता है गोल्डन राइस और क्यों इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया? तो देखो, हमने देखा कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, बहुत सारे गरीब देश हैं और गरीब देशों में जो चावल है वो बहुत खाया जाता है। अब चावल दो प्रकार के होते हैं, एक है सफ़ेद और एक जो अभी जेनेटिकली मॉडिफाई यानी गोल्डन या सुनहरा बोल सकते हैं। अब जो सफ़ेद चावल है इसमें विटामिन ए की कमी है और विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, रात में कम दिखाई देना। तो वैज्ञानिकों ने जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसमें कुछ इस प्रकार के जीन डाले कि ये स्वयं क्या करे, विटामिन ए बनाने लगे, ताकि ये विटामिन ए की जो कमी है इसको पूर्ण किया जा सके। जैसे चावल की ट्रांसजेनिक किस्म है, इसमें बीटा कैरोटीन का निर्माण होता है। किसमें? चावल की जो नई किस्म है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड। शरीर में जाकर ये विटामिन ए में बदल जाता है, यानी कि एक जीन है जो बीटा कैरोटीन बनाता है, जो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है और विटामिन जो ए की कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है। उद्देश्य क्या है? विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधत्व यानी नाइट ब्लाइंडनेस को रोकना। ये किस प्रकार से किया गया है? तो देखो, एक PSY साई जीन है जो डैफोडिल यानी कि नरगिस फूल है उसमें मिलता है। ये इसके अलावा एक मक्के में भी मिलता है। तो एक साई जीन और एक CRTL1 या कटल बोल सकते हैं, कटल बैक्टीरिया से कटल बैक्टीरिया, एक इरविना नाम का बैक्टीरिया था, उससे ये जीन लिया गया, यानी दो जीन लिए गए, एक तो नरगिस फूल से और एक लिया गया इरविना बैक्टीरिया से। ये दो इसलिए लिए गए कि जो डैफोडिल वाला जो जीन है ये बीटा कैरोटीन बनाना शुरू तो कर देता है लेकिन पूर्णतः नहीं बनाता, तो इसलिए ये जो दूसरा जीन है ये लिया गया। अब इन दोनों जीनों को क्या गया, मिलाकर एक RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया गया। फिर इसके बाद में इसको इंसर्ट किया गया। तो इन्हें चावल के एंडोस्पर्म में सक्रिय करने के लिए उपयुक्त प्रोमोटर जोड़े जाते हैं। इन जीनों को जीन गन तकनीक से चावल में, क्योंकि चावल क्या है, एक मोनोकोट फसल है यानी एक बीज पत्री है, तो जीन गन मेथड का इस्तेमाल किया गया, बीज में डाला जाता है। बीज से उगने वाले पौधों के दोनों दानों में बीटा कैरोटीन होता है और ये बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाके विटामिन ए में बदल जाता है। भारत की बात करें तो ये अनुसंधान स्तर पर है, अब तक वाणिज्य स्वीकृति नहीं मिली है, जबकि बांग्लादेश में इसका कल्टीवेशन भी शुरू हो गया। अगली जो हमारी फसल है वो है फ्लेवर सेवर टमाटर। ये USA के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, लेकिन वर्तमान में इस पर क्या कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो कंज्यूमर है ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक GM खाद्य उत्पाद है। इसमें क्या है, रिपेनिंग एंजाइम, जो कि पहली ग्लूकोरोनेज नाम का एक जीन है, इससे क्या करता है, रिलीज होता है, को निष्क्रिय किया गया था जिससे टमाटर की सेल्फ लाइफ बढ़ सके। कैसे किया गया? टमाटर में मौजूद PG जीन, ये जो PG जीन है, ये PG जीन क्या करता है, रिपेनिंग एंजाइम जनरेट करता है कि गतिविधि को रोकने के लिए एंटीसेंस RNA तैयार किया गया। ये RNA उस जीन की mRNA से जुड़कर उसका कार्य बंद कर देता है। फल जल्दी नहीं सड़ता है और भंडारण समय बढ़ जाता है, यानी कि फल जल्दी नहीं सड़ता, इसका मतलब है कि जो पकने की जो दर है उसको धीमा कर दिया गया है, यानी उस जीन को साइलेंस कर दिया गया है जो इसको तेजी से पकाता है। वर्तमान स्थिति की बात करें, व्यावसायिक रूप से बंद हो गया है उपभोक्ता अस्वीकार्यता और लागत समस्या के कारण। अगली जो हमारी फसल है वो है मक्का, GM मक्का और सोयाबीन। GM मक्का में BT और हर्बिसाइड टॉलरेंट यानी HT, BT और HT जीन सम्मिलित होते हैं, यानी कि ये क्या करता है, किसी कीट से भी रक्षा करता है और हर्बिसाइड यानी कि जो खरपतवार है उससे भी रक्षा करता है।
जीएम सोयाबीन में ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस जीन जोड़ा गया है, जिससे खरपतवार मारक दवाओं का असर फसल पर नहीं होता। यानी कि ये जो जीन जोड़ने के बाद में अगर इस पर छिड़काव किया जाता है खरपतवार को मारने के लिए दवाओं का, तो ये जो दवाइयाँ हैं ये इन पे असर नहीं करेगी, किस पे, सोयाबीन पे। ये केवल असर करेगी खरपतवार पे, यानी खरपतवार को खत्म कर देगी। किस प्रकार से तैयार किया गया है, तो वांछित जीनों की पहचान की जाती है, फिर प्लाज्मिडियम वेक्टर में इसको डाला जाता है, फिर जीन या गन या इलेक्ट्रोपोर्टेशन। अच्छा, ये जो मेथड है ना, इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक झटके के द्वारा इसमें डाला जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। चयन और कल्टीवेशन किया जाता है। भारत में स्थिति की बात करें तो अभी तक वाणिज्यिक अनुमति नहीं मिली है। फील्ड ट्रायल्स और अनुसंधान स्तर पर सीमित प्रयोग किए गए हैं अभी तक। जीएम फसलों से जुड़े विवाद और नियमन की बात करें तो जैव विविधता को खतरा हो सकता है, प्राकृतिक प्रजातियों के साथ जीन मिल जाने का खतरा रहता है, इसलिए कई बार इनको क्या क्या अप्रूवल नहीं दिया जाता। स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, दीर्घकालिक असर का स्पष्ट डेटा नहीं है अभी तक हमारे पास, क्योंकि अभी ये ग्रोवन स्टेज पे है, हमारे को और भी अभी रिसर्च करनी है। नैतिक व आर्थिक मुद्दे जैसे कि पेटेंट हो गया, किसानों की स्वतंत्रता हो गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण यानी बीज पर निर्भरता बढ़ सकती है। तो ये क्या है, कुछ जीएम फसलों से जुड़े हुए विवाद है। तो हमने इंपॉर्टेंट 5 जीएम फसलें देखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में जीएम फसलों की स्थिति की बात करें तो देखो, अभी हमने देखा बीटी कपास जिसको स्वीकृति मिल गई है 2002 में, सॉरी मैंने पहले 2003 बोला था, 2002 में स्वीकृति दी गई है, बड़ी सफलता है, वृहद उपयोग किया जा रहा है। बीटी जो बैंगन है इसको स्थगन कर दिया गया है, यानी अभी कोर्ट ने रोक लगा दी है। जीईएसी के द्वारा तो क्या कर दिया गया है, अनुमति दे दी गई है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, पर सार्वजनिक असहमति कारण अभी इसमें स्थगन लगा हुआ है। फिर गोल्डन राइस की बात करें तो अभी अनुसंधान स्तर पर चल रहा है, पोषण सुरक्षा हेतु उपयोगी है, पर अनुमति अभी तक नहीं मिली है। जीएम मक्का और सोयाबीन की बात करें तो अभी इस पर क्या चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, फील्ड ट्रायल्स चल रहे हैं, व्यावसायिक प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। जीएम सरसों की बात करें तो DMH11, ये क्या है, एक सरसों की किस्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है DMH11। इसको आंशिक स्वीकृति मिली है, यानी कि जीईएसी के द्वारा अनुमति तो मिल दी गई, लेकिन अभी न्यायालय के अंदर, उच्च न्यायालय में क्या है, इसको चुनौती मिली हुई है, यानी अभी स्थगन पर है। तो ये इस प्रकार भारत में जीएम फसलों की स्थिति है। तो जीएम फसलों के बारे में हमने अभी तक देखा कि जीएम फसलें कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत है, विशेष रूप से कीट नियंत्रण और पोषण सुरक्षा के लिए, और खासकर भारत जैसे देश के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परंतु इससे जुड़ी पर्यावरणीय, नैतिक और सामाजिक चिंताएं भी महत्वपूर्ण हैं। भारत को संतुलित नीति, स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण और जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने जीएम फसलों की बात की। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम आगे देखेंगे। अभी हमारा जो हरित बायोटेक्नोलॉजी है वो अभी और बाकी है। इसके बाद में हम रेड बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे और वाइट बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आरएस प्री और मेंस दोनों की कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रहा है।